देखिए, जब चुनाव होने वाले थे उसी दौरान ये कहा जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर इतना श्योर थे कि दोबारा चुनाव जीतेंगे। उन्होंने उसी समय 100 दिन का एजेंडा डिसाइड कर दिया था। सारे मंत्रालयों को बता दिया गया था कि उनको किस तरीके से अगले 100 दिनों में काम करने हैं। जाहिर है कि पीएम टारगेट सेट करते हैं पहले से ही। दूसरी बड़ी बात है कि आज ये कहा जा रहा है कि टीचर्स में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेटेड काफी बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि एयर इंडिया जो एयरलाइंस है उसके प्राइवेटाइजेशन से लेकर के करीब 42 ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर हैं जिनको प्राइवेटाइज किया जा सकता है। इस तरीके की बातें हो रही हैं। तो जाहिर है कि टाइम भी प्रधानमंत्री वेस्ट नहीं करना चाहते। अक्सर देखा गया है कि जब पोर्टफोलियो अनाउंस होते हैं तो मिनिस्टर जाकर के चार्ज लेते हैं और उसके 2-3 दिनों के बाद ही प्रधानमंत्री की मीटिंग होती है। लेकिन आप ये देखिए कि आज ही पोर्टफोलियो अनाउंस हो रहा है, अभी मंत्री चार्ज लेंगे और उसके बाद तुरंत सीसीएस की बैठक, यानी कोई भी घंटे कोई भी दिन पीएम वेस्ट नहीं करना चाहते। और ये भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। और पहला जो सीसीएस है ये काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये सभी कह रहे हैं कि एक बड़ा डिसीजन लेंगे प्राइम मिनिस्टर और ये मैसेज देंगे कि सरकार इस बार बड़े भी फैसले जो हैं उसको लेने में पीछे नहीं हटने वाली। जी, वो हमने पिछली बार भी देखा था, पिछली बार भी बड़े फैसले लिए गए, हालांकि कुछ अच्छे कुछ बुरे हो सकते हैं। लेकिन मनीष, हम ये देख रहे हैं कि एक तरह का मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि 2014 से 2019 में हमारी जो स्पीड है उससे कहीं ज्यादा, कई गुना आगे और बेहतर होगी। ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है क्योंकि 2014 में लोगों ने गुजरात मॉडल देखा था, 2014 से 2019 के बीच में लोगों ने मोदी मॉडल देखा है। अब 2019 से 2024 के बीच में लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं और इसी उम्मीद के तहत उन्होंने 303 सीटें दी हैं बीजेपी को, तो जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है इस बार। देखिए, जिम्मेदारी भी है और आपने पहले भी कहा था कि अब वो 2022 की बात करते हैं। 2022 में प्रधानमंत्री काफी बड़ा एक तरीके से जो 75वीं आजादी की जो वर्षगांठ है उसको मनाना चाहते हैं और पूरी दुनिया को एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि भारत ने इस दौरान एक मजबूत दुनिया में ताकत के रूप में वो निकला है। और इसी वजह से सारे जो मिनिस्टर्स हैं, खुद पीएम इसको एक मैसिव लेवल पे भारत की रीच बताने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। तो जो भी अब तक जो कामकाज किया गया है या जिस तरीके का परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं पीएम, वो चाह रहे हैं कि 5 साल तो हो गए, अब जितने जो फैसले लिए गए वो उसके रिजल्ट भी आने शुरू होने चाहिए। मसलन चाहे वो भारत की डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या इकोनॉमी से रिलेटेड हो, जॉब सेक्टर्स हो, या फिर जो भारत में गरीबी का लेवल है उसको खत्म किया जाए, जो तमाम भारत को लेकर के वर्ल्ड की नजरिया है उसमें बदलाव किया जाए, उसको लेकर के काफी वो तैयारी कर रहे हैं। तो कठोर फैसले भी लिए जाएंगे और एक एक दिन भी इम्पोर्टेंट होगा। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे स्ट्रांग जो बीजेपी में जो पार्टी के प्रेसिडेंट है अमित शाह, उनको होम मिनिस्ट्री जैसा एक पोर्टफोलियो देना जो अपने आप में काफी इम्पोर्टेंट है। और राजनाथ सिंह जैसे चेहरे जिनको रक्षा मंत्री बनाना, वो दिखाता है कि प्रधानमंत्री का जो सिलेक्शन का तरीका है और जो भी जो इमेज होगी। मनीष, अब आप सबको इंतजार ये होगा कि होम मिनिस्टर अगर अमित शाह बन गए हैं तो पार्टी का सदर प्रेसिडेंट कौन, और उसमें जेपी नड्डा का नाम जो है सबसे आगे चल रहा है क्योंकि उन्हें यहाँ पर कैबिनेट में कोई अहम जिम्मेदारी नहीं दी गई है। काफी अहम चेहरा है वो बीजेपी का, उनकी कयादत में 64 सीटें जो है वो जीती हैं इस बार यूपी से, और ऐसे उसमें जब एसपी बीएसपी आरएलडी साथ थी ऐसे वक्त में 64 सीटें जीती हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें भी अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है और उनका नाम पार्टी सदर के तौर पर बहुत आगे चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा कि जेपी नड्डा का नाम सबसे आगे चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो अमित शाह के काफी क्लोज भी हैं और वो लगातार अमित शाह बड़े फैसले जो बीजेपी के जो स्ट्रेटजी होती थी उसमें जेपी नड्डा का बड़ा रोल था। दूसरा भी एक चेहरा आप ना भूलें, भूपेंद्र यादव का, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो काफी अमित शाह के भरोसेमंद हैं और उनका भी काफी जो बीजेपी का संगठन लेवल पर उनका काफी रोल है। इस सरकार में जो अनुमान है वो कई बार अनुमान सही साबित नहीं होते हैं, तो इस वजह से कुछ भी सर्टेन नहीं है। लेकिन जाहिर है कि जेपी नड्डा को मंत्रालय में जगह ना देना और ये जरूर दर्शाता है कि उनको एक बड़ा रोल पार्टी में दिया जाएगा, क्योंकि पहले तो कहा जा रहा था कि हो सकता है राजनाथ सिंह को पार्टी प्रेसिडेंट पे चुना जाए, लेकिन चूंकि जिस लेवल बीजेपी जीत दर्ज कर रही है, जो स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, उसको जो भी पार्टी प्रेसिडेंट होगा वो कैरी फॉरवर्ड करेगा। जो अमित शाह ने जो लेगेसी छोड़ी है, जिस लेवल पर उन्होंने स्ट्रेटजी जिनको मास्टर बताया जाता है, तो उसी हिसाब से जो भी नाम तय होंगे वो होंगे। जेपी नड्डा की बात जरूर हो रही है
और पार्टी जहां अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेगी, वहीं पर सरकार जो है यहाँ पर जिस मैंडेट के साथ आई है, जो उसने मैनिफेस्टो में प्रोमिसेस किए हैं, उसको भी दिखाने की कोशिश करेगी। और एक इंटरेस्टिंग बात हमने ये भी देखी मनीष के इस बार जो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात लगातार वजीर आजम करते रहे, और सेंट्रल हॉल से जब उन्होंने स्पीच दी तो उन्होंने इंक्लूसिवनेस की बार बार उन्होंने बात की, चाहे वो तमाम तबकों को सही, तमाम मजाहिब की बात सही। और ऐसे में हमने देखा कि जो कैबिनेट है उसमें लगभग तमाम समाज की नुमाइंदगी भी हुई है, चाहे दलित तबके की बात करें, पिछड़े, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटी, हर तबके को इसमें जगह दी गई है। और साथ साथ तमाम स्टेट्स को भी साधने की कोशिश की गई है, और खासतौर पर उन स्टेट्स को ज्यादा अहमियत दी गई है जिसमें आने वाले वक्त में जल्द ही इलेक्शन भी होने वाले हैं। या बिल्कुल, देखिए जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर जब उन्होंने सांसदों के साथ मीटिंग की तो ये बिल्कुल मैसेज दिया कि जो माइनॉरिटीज को लेकर के है, माइनॉरिटीज को जो वोट बैंक की राजनीति बताया गया, समझा गया, उनका भरोसा जीतना है। और यही वजह है कि जो भी कंट्रोवर्शियल फेसेस थे, मतलब मेनका गांधी को लेकर के बातें कही गई कि मेनका गांधी का इलेक्शन के वक्त में बयान आया था, और जो भी पार्टी के अंदर जो ऐसे भी एलिमेंट रहे उससे उसको कैबिनेट में जगह नहीं दी गई है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ये बार बार कहते रहे कि वो 125-130 करोड़ भारतीयों के वो प्रधानमंत्री हैं, और इस जो आउटरीच है माइनॉरिटीज के बीच में, प्रधानमंत्री सबके पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे, सबका साथ, सबका विश्वास की बात वो कर रहे हैं, तो ये जरूर होगा। दूसरी बड़ी बात कि सिक्योरिटी को लेकर के भी काफी अहम फैसले होंगे। मसलन जिस लेवल पर अगर आप देखें तो घुसपैठ हो रही है, या फिर पाकिस्तान की तरफ से जो टेरर का जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी सरकार कठोर फैसले करेगी। जाहिर है अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे अगर जो कैबिनेट में मंत्रियों को जगह दिया गया है, उसके पीछे भी ये रीजन है। दूसरी बात, डेवलपमेंट एक सबसे अहम मुद्दा होगा पीएम का, क्योंकि पीएम लगातार ये कह रहे हैं कि वो सबके पास जो भी विकास की योजनाएं हैं वो पहुंचाएंगे। करप्शन फ्री गवर्नमेंट होगा उनका एक बड़ा अचीवमेंट उन्होंने बताया था चुनाव के दौरान में, और इस बार भी जो एंटी करप्शन की उनकी मुहिम है, करप्शन फ्री गवर्नमेंट है, वो कंटिन्यू रहेगी। और सिस्टम के अंदर जो भी ऐसे जो रिलेटेड चीजें होंगी उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो अब ये देखने की बात यही है कि आज किस तरीके से पहली जो सीसीएस है उस पर सबकी निगाहें हैं, मंत्रालय बैठ चुके हैं, और प्रधानमंत्री पूरी तरीके से तैयारी में है। अब आज शाम को जो 5 बजे सीसीएस है उसमें तय होगा कि क्या फैसले दिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि सबकी निगाहें अब लगी हैं, शाम में सीसीएस की जो मीटिंग होने वाली है उसमें देखना यह होगा कि उसके बाद क्या अहम फैसले लिए जाते हैं। लेकिन पोर्टफोलियोज बांट दिए गए हैं और अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है कि मोदी 2.0 कैसी दिखने वाली है।